हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7.1 है व्हाई इज पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड। तो जो हमारा पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राइहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, क्यों? तो देखो चलो हम पेंटाहेलाइड एंड ट्राइहेलाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पेंटाहेलाइड का हमारा एग्जाम्पल है PCl5 और ट्राइहेलाइड का एग्जाम्पल है PCl3। ये हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहलाता है और ये हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहलाता है। यहां पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां पे फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, कोवेलेंट करेक्टर जो है उतना ही ज्यादा होता है। तो देखो जरा PCl5 में फॉस्फोरस और क्लोरीन की अगर हम बॉन्डिंग देखें तो ये बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर की है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉस्फोरस पे जो चार्ज है वो कितना है, वो +5 का चार्ज है। तो सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होता है। और जो हमारा PCl3 की अगर हम बात करें तो यहां पे सेंट्रल एटम में चार्ज जो है वो +3 का है। इस कारण कोवेलेंट करेक्टर जो है एज कंपेयर टू पेंटाहेलाइड कैसा होगा, कम होगा, वीक होगा। तो ये जो बॉन्ड है फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच ये लेस कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू इस वाले बॉन्ड के, ये जो फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इस कारण उसका साइज उतना ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। उस साइज स्मॉल होने के कारण उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ये हमारा आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.2 Why is bismuth hydride is strongest reducing agent among all the hydride of group 15 element? तो जो हमारे ग्रुप 15 के हाइड्राइड होते हैं उनमें से बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? आपको ये रीजन बताना है। तो देखो जरा एजेंट का मतलब समझ लेना क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ट्रेवल एजेंट, तो ट्रेवल एजेंट का काम होता है कि वो आपकी ट्रेवल टिकट को बुक कर दें। पॉलिसी एजेंट वो आपकी पॉलिसी जो है वो कर दें। तो एजेंट का काम होता है दूसरे को अफेक्ट करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस कर देना, सामने वाले को रिड्यूस कर देना। और सामने वाले को रिड्यूस करना इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड हैं तो ग्रुप 15 में अमोनिया आ जाएगा, फॉस्फीन आ जाएगा, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। इतने हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 15 में। अब इन हाइड्राइड में ये हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो जरा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि सामने वाले को रिड्यूस कर देना। और अगर दो स्पीसीज हैं X + Y से कंपाउंड बना XY, अगर हमने कहा कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये तय है। अगर एक स्पीसीज रिड्यूस हो रही है तो दूसरी स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज होगी, तभी रिडक्शन पॉसिबल होगा। तो ये हमारी एक रेडॉक्स इक्वेशन जो है वो कहलाती है। तो देखो जरा रिडक्शन जो है वो कब होता है, रिडक्शन के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं? पहला तो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, और दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। क्लियर है? तो हमने कहा कि ये जो हमारी एक्स स्पीसीज है उसको ये जो हाइड्राइड हैं,
आपका चाहे NH3 हो, PH3 हो, ASH3 हो, SbH3 हो या फिर BiH3 हो, रिड्यूस कर रहे हैं तो इसमें या तो ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो देखो भाई ये स्पीसीज जो है इसको रिड्यूस करा रही है, मतलब इसका हाइड्रोजन इसमें ऐड होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो इनमें से जो भी स्पीसीज जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो देखो जरा, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 15 में, तो NP सब बाई अप टू डाउन जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो मतलब बिस्मथ एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होगी, वो ज्यादा होगी। इस कारण ये बॉन्ड कैसा होगा, वो वीक होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इस कारण बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो लगेगी कम और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब है हाइड्रोजन फ्री हो गई, अब हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगी तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो, NP सब बाई साइज तो ऐसे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। और जो हमारा कंपाउंड होता है, स्टेबल कंपाउंड कब बनता है, जब स्मॉल साइज कनेक्ट हो या फिर बिग साइज एटम कनेक्ट हो, तभी स्टेबल कंपाउंड बनता है। अगर एक बिग साइज का है दूसरा स्मॉल साइज का है तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। तो वही केस बिस्मथ हाइड्राइड में हो रहा है। बिस्मथ का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, इस कारण ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। ये कंपाउंड स्टेबल होगा क्यों, क्योंकि दोनों के साइज छोटे हैं। तो क्लियर हो गया कि बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7.3 है, व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो हमारी नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव क्यों होती है। तो देखो जरा, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल होता है और नाइट्रोजन के दो एटम जो हैं वो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं। अब हम मॉलिक्यूल और एटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन देखेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो एटम पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एटम पार्टिसिपेट करता है। तो नाइट्रोजन तो एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन करेगा, इसके दोनों एटम पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब दोनों एटम तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब हम ये तीन बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दें, तो नाइट्रोजन एटम हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो नाइट्रोजन एटम को फ्री करने के लिए हमें ये तीन बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, जिस कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाती है बहुत हाई। और ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे इसके तीनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सके। इस कारण नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.4 है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो हमें वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी होगी ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखो चलो, अमोनिया जो है वो बनता है हैबर प्रोसेस के थ्रू, और ये होती है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो बनता है अमोनिया। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना अमोनिया कुछ देर बाद जो है ये रिएक्शन जो है वो कैसे हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मतलब जितना अमाउंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है उतना ही अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और ये है -46.2 किलो जूल पर मोल।
अब हमें वो कंडीशंस बतानी है जो अमोनिया के फॉर्मेशन को बढ़ा दे, अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। तो ये कंडीशंस हम ली चाटेलियर प्रिंसिपल से बता सकते हैं। तो ली चाटेलियर प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो कैसे बढ़ेगा। तो ली चाटेलियर प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हमारा प्रेशर कैसा होना चाहिए, और हमें रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट जो है वो यूज करना चाहिए। तो देखो जरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है। अगर हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दें, तो निश्चित तौर पे अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो देखो जरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना, चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर जो है वो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होगा। तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगी। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होने चाहिए, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी हाई। तीसरा है प्रेशर का इफेक्ट। तो देखो जरा, प्रेशर के इफेक्ट को हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, यहाँ पे 1 मोल है और ये 3 मोल है, तो 4 मोल है। और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गैस में है, ये गैस में है और ये गैस में है, तो यहाँ पे प्रेशर फैक्टर जो है वो बड़ा इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि तीनों जो है वो गैसियस स्टेट में है। तो प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। तो जब हम प्रेशर को हाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इस जगह कम है, इस कारण रिएक्शन जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगी, तो अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमें प्रेशर को रखना होगा हाई। प्रेशर हाई करेंगे तो हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं शो करता, लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है तब तक प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट जो है वो अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और अगर हम कैटालिटिक प्रमोटर ले लें तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो हमारी हैबर प्रोसेस होती है ये 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। प्रेशर यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक यूज किया जाता है। और कुछ समय बाद ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो जैसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो कैटालिटिक का रोल खत्म हो गया। तो ये हमारे 3 मेन फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू आप अमोनिया के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.5 है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव। तो कॉपर डाइपॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन है, इससे अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो देखो जरा, अब चूंकि कॉपर डाइपॉजिटिव का सॉल्यूशन है तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके NH4OH जो है वो बनाता है। तो अमोनिया किसके फॉर्म में हो जाएगी, NH4OH के फॉर्म में हो जाएगी। रिएक्ट हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 डाइपॉजिटिव। तो यहाँ पे NH3 4 है तो यहाँ पे 4 करोगी तो 4H2O और बनेगा, यहाँ +2 कर दो। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाती है। अब ये कॉपर डाइपॉजिटिव का सॉल्यूशन सपोज कॉपर सल्फेट का था, इससे अमोनिया मतलब NH4OH जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 SO4 + 4H2। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे आयनाइज हो जाता है
CuNH3 होल 4, ये डाई पॉजिटिव, एंड SO4 -2, ये -2 है तो ये +2 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉम्प्लेक्स ही क्यों बना। तो चूंकि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड तभी स्टेबल होता है जब उसका EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर जैसा हो जाए। तो ये जो कंपाउंड है इसमें हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी बात और जल्दी समझ में आ जाएगी। तो EAN नंबर होता है Z - X + 2 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये फॉर्मूला होता है। तो EAN नंबर हमें इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है। तो Z जो है वो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 माइनस X जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी, है ना। तो ये +2 हो गया, +2 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि ये जो अमोनिया है उसने Cu के साथ कैसे बॉन्ड बनाए। तो देखो जरा, ये Cu डाई पॉजिटिव हमारा ये है, तो अमोनिया जो है लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना रही है, ठीक है ना। अमोनिया जो है लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना रही है। तो ऐसे 4 बॉन्ड बन गए। तो चूंकि एक लोन पेयर यूज की गई तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। तो कितने हैं लिगेंड, 4 हैं। तो ये हो जाएगा ये 27 + 8, तो कितना हो गया, ये 35 हो गया। तो EAN नंबर जो है इनर्ट गैस के इक्वल होना चाहिए उसके एटॉमिक नंबर। तो इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54। तो नीरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, और यहाँ पे EN नंबर 35 आया, मतलब उसके नियरर है, इस कारण ये हमारा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब 4 लिगेंड जो है वो इससे अटैच होंगे, 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसका EAN नंबर इसको इजाजत नहीं देता 4 से ज्यादा लिगेंड अटैच करने के लिए, और 4 से कम की भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि 4 से कम अटैच होंगे तो EAN नंबर कम हो जाएगा, और 4 से ज्यादा होंगे तो EAN नंबर इससे ऊपर चला जाएगा। तो सुटेबल लिगेंड इससे कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 4 कनेक्ट हो सकते हैं। समझ गए बात को। तो हमारी ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है, और ये कॉपर की टेस्टिंग में यूज किया जाता है। ये कॉपर सल्फेट को अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसा होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और जब आप इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाल देते हो तो ये क्या हो जाता है, ये डीप ब्लू कलर का हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.6 है, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बतानी है। तो कोवेलेंसी का मतलब है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमारी कोवेलेंसी कहलाती है। तो देख लेते हैं N2O5 का स्ट्रक्चर। तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये तो हमारा N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बतानी है। तो देखो जरा, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4।
इस नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। तो हमारी कोवेलेंसी जो है वो इस नाइट्रोजन की 4 है और इस नाइट्रोजन की भी 4 है। तो N25 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं एटम के द्वारा वो उस एटम की कोवेलेंसी कहलाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.7 है, बॉन्ड एंगल ऑफ pH4 पॉजिटिव इज हायर देन दैट ऑफ pH3 वाई। तो फॉस्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल जो है वो फॉस्फीन से ज्यादा होता है, क्यों? तो देखो जरा, हम दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फॉस्फोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये P से ये 3 H तो ऐसे कनेक्ट होंगे और एक H जो है वो लोन पेयर के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं, P ये H ये H ये H और ये H, और ये पॉजिटिव लगा दिया, चार्ज बना दिया, ठीक है। ये रेजोनेंस के थ्रू ऐसा आता है कि उसका कहना यह है कि पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे क्यों, इस पे क्यों नहीं, इस पे है तो इस पे क्यों नहीं, इस पे है तो इस पे क्यों नहीं। तो चारों पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो हमने होल पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री का है। और जो हमारा फॉस्फीन है P, ये H ये H ये H और एक लोन पेयर जो है वो ऐसी है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, इस कारण ये और ये रिपेल होंगे, तो ये और अंदर आएगा, ये और अंदर आएगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा हो जाता है, किससे, इससे। और यहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो 93.6 डिग्री का है। ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जो है वो ज्यादा होता है, इस कारण ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, तो ये एडजस्ट होगी, तो ये 93.6 डिग्री पे एडजस्ट हो जाती है। तो रीजन क्या लिखना है कि pH3 में बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है फॉस्फीन में, और फॉस्फीन में लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है। रिपल्सन फोर्स बढ़ने के कारण ये बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर तो बॉन्ड में यूज हो गई, अब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर हैं, इस कारण रिपल्सन फोर्स इक्वल है, और इक्वल होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड 109.5 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, और ये ज्योमेट्री डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल हो जाती है, जिसको कि हम ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.8 है, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जरा, जब हमारा व्हाइट फास्फोरस, तो ये P4, ये कैसा है, व्हाइट है, रिएक्ट करता है NaOH से, कैसा है, ये कॉन्सनट्रेटेड है, और एटमॉस्फेयर लेना है इनर्ट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू बनाते हैं या ऑयल गैस के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये बनता है NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एंड फॉस्फीन। तो ये फॉस्फीन गैस प्रिपरेशन की मेथड है। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे वाटर ऐड करना होगा, तभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है, वरना नहीं हो पाएगी। इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो ये इक्वेशन जो है ये फॉस्फीन गैस प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्शन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्यों की जाती है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन देख लो सर, फॉस्फोरस जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है और फॉस्फीन गैस होती है। फॉस्फीन गैस के साथ साथ थोड़े से अमाउंट में हाइड्रोजन एंड P2H4 फॉस्फोरस हाइड्राइड भी बनता है। और फॉस्फोरस हाइड्राइड जो है बहुत कंबस्टिबल होता है एयर में। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्शन फिर हमारी बड़ी डेंजरस हो जाएगी, ये फट जाएगा। तो चूंकि ये यहाँ पे रिएक्ट ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। ये गैस हैवी होती है तो एयर को क्या करती है, बाहर निकालती रहती है। तो ये हमारा एक फ्लास्क है, इसमें हमने फॉस्फोरस एंड NaOH लिया, इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी बन रही है, वो गैस बन रही है फॉस्फीन PH3। ये PH3 जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो स्मोक रिंग का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारी स्मोक रिंग हो गई और ये रिंग होती है P2O5 की, क्योंकि जब फॉस्फीन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो P2O5 बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगा। तो चलिए अब ये हम रिएक्शन और देख लेते हैं। तो जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस था उसकी NaOH और H2 से रिएक्शन हुई थी, तो NaH2PO2 एंड फॉस्फीन गैस बनी थी। इक्वेशन को हमने किया था बैलेंस, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई थी। फिर हमने कहा था कि फॉस्फोरस जो है वो NaOH एंड H2 के साथ कंबाइन होके ये NaH2PO2 तो बनाता ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। और फॉस्फोरस जो है वो NaOH एंड H2O के साथ ये NaH2PO2 तो बनाता है, साथ में P2H4 देता है। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो ये 4 ये 4 ये 4 और ये 2, तो इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे ये 3 ये 8 ये 8 ये 8 और ये 2, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन एंड P2H4 जो बना हुआ है ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। PH3 एयर के साथ ऐसे रिएक्ट ही करती, कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है। ये 150 डिग्री सेल्सियस पे एयर के साथ रिएक्ट करती है, समझ रहे बात को, इससे पहले रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये P2H4 जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, HPO3 बनाएगा और बनाएगा H2। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये 2 ये 7 ये 4 और ये 2, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। तो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो वो क्या देगा, H2O देगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस। तो ये और हाइड्रोजन बर्न होके इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारा जो PH3 है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगी, तो ये 150 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर जाता है, तो P2O5 बनता है और H2O बनेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, 2 फॉस्फोरस कर देंगे, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 और 3 8 तो 4। तो ये जो P2O5 बनता है यही हमारी स्मोक रिंग कहलाती है, इसी को हम वॉर्टेक्स रिंग बोलते हैं। तो फॉस्फीन जब बर्न होती है तो P2O5 बनता है और जो स्मोक रिंग और वॉर्टेक्स रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारी फुल केमिकल रिएक्शन हो गई। आपको आंसर में इतना लिखना है कि जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्फीन गैस बनती है। अब चूंकि फॉस्फीन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो ये रिएक्शन डेंजरस होती है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराते हैं ताकि एयर जो है वो डिस्प्लेस हो जाए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7.9 है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो जब हम PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है। तो देखो सर, सबसे पहले हम PCl5 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो
ये 2 क्लोरीन तो हमारे एक्सियल हैं और ये 3 क्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल के हैं। ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पे ये 3 बॉन्ड तो हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बॉन्ड तो इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं। और ये जो 2 बॉन्ड हैं, ये जो 2 बॉन्ड हैं, ये हमारे एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं जो शॉर्टर होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो शॉर्टर है। इस कारण PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबल नहीं है। तो जब हम PCl5 को हीट करते हैं, हीट किया तो ये PCl3 एंड Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। क्यों डिकम्पोज होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं है, इस कारण इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7.10 है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। तो जो हमारा हैवी वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। तो PCl5 जो है वो हैवी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये बन रहा है POCl3 प्लस DCl। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। अब ये जो हमारा POCl3 है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये D2O से अगेन रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा D3PO4 प्लस DCl। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो क्लोरीन को कर देते हैं 3, तो D3 और D3 ये हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दिया, ऑक्सीजन हो गया 3 और यहाँ पे 1 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो देखो जरा, लेफ्ट राइट में जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा और अगर कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो PCl5 प्लस POCl3 इधर है, POCl3 इधर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। D2 कितने हैं, 3 और 1 4, तो 4D2, ये हमारा हैवी वाटर हो गया। से बना D3PO4 और 5DCl। तो ये हमारा PCl5 का हाइड्रोलाइसिस हो गया फ्रॉम D2O हैवी वाटर के थ्रू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7.11 है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो H3PO4 की हमें बेसिसिटी जो है वो बतानी है। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड बाय एन एसिड आर कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो H3PO4 ये हमारा ऑक्सी एसिड है, तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी। तो ऑक्सी एसिड से वही हाइड्रोजन आयन रिप्लेस किए जाते हैं जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। तो जितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस किए जाएंगे वो उस एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी। तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो हम बेसिसिटी बता सकते हैं। तो देखो सर, फॉस्फोरस सेंटर में है, 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है जो कि फॉस्फोरस से कनेक्ट हैं, तो ये ऐसे कनेक्ट होंगे। अब चूंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, इस कारण इस एसिड की बेसिसिटी जो है कितनी हो जाएगी, 3। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड कहलाता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। तो देखो जरा, P ऑक्सीजन, ये OH, ये OH और ये H। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, इस कारण इसकी बेसिसिटी जो है वो हो जाएगी 2। फिर एक एसिड है हमारा H3PO2,
ऑक्सीजन, ये OH, ये H और ये H। तो इसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी 1। फिर HPO3 ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। तो P, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये OH, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सी एसिड में जितने OH ग्रुप होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.12, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो जो हमारा फॉस्फोरस एसिड है उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो जरा, H3PO3 इसको हम हीट कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पे फॉस्फोरस की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +3, और हमें पता है कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मिनिमम होती है -3 और मैक्सिमम होती है +5। तो फॉस्फोरस -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड जो है वो बना सकता है। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है H3PO3 ये +3 में है, मतलब इस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब ये डिकम्पोज होता है तो एक रेडॉक्स रिएक्शन देता है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन वाला बनेगा, दूसरा रिडक्शन वाला बनेगा। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो +5 वाला कंपाउंड बनेगा और रिडक्शन होगा तो -3 वाला कंपाउंड बनेगा। तो +5 वाला कंपाउंड है इसका H3PO4 और -3 वाला कंपाउंड है इसका PH3। अब इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। बैलेंस करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, तो 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन ये हो जाएगी। फॉस्फोरस 4 है, फॉस्फोरस 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितना है 12, तो हाइड्रोजन 9 और ये 3 12। इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो +5 में है और यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो -3 में। फिर इसका एक और एसिड होता है H3PO2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, मतलब +1 यहाँ पे लाई करेगी। तो जब आप इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो +5 वाला और -3 वाला कंपाउंड बनेगा। तो H3PO4 और PH3 बनना है। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। फॉस्फोरस को 4 बनाना है तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 तो ऑक्सीजन को कर लेते हैं 4, तो 2 लगा देते हैं। फॉस्फोरस 2 है, फॉस्फोरस 2 है। हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन 3 और ये 3 6। तो यहाँ पे ये प्लस वाला कंपाउंड है और ये +5 वाला बनेगा और ये -3 वाला। फिर जो हमारा H3PO4 होता है इसके डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं। क्योंकि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब अब इसका डिकम्पोजिशन रेडॉक्स नेचर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि +5 से ऊपर वाली ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका डिकम्पोजिशन कैसा होगा? तो रेडॉक्स नेचर का तो नहीं होने वाला। अब रेडॉक्स नेचर का नहीं होगा तो फिर इसका डिकम्पोजिशन ऐसा होगा कि एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही हो। तो देखो जरा H3PO4 तो HPO3 और बनेगा वाटर। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो HPO3 बनता है और बनता है हमारा वाटर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस कितनी है +5।
इक्वेशन हमारी बैलेंस है। जब हम H3PO4 को और हीट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, यहाँ पे ये 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो बनता है प्रोडक्ट H4P2O7 और बनता है H2। यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है तो +5 वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस। ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे 8, तो ऑक्सीजन को कर लेते हैं 8, फॉस्फोरस है 2, फॉस्फोरस 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 4 और 2 6। फिर H3PO4, जब आप इसको हीट करते हो, आप इसको रेड हॉट करना है, तो P2O5 बनता है और बनेगा H2। यहां पे फॉस्फोरस +5 में है और ये फॉस्फोरस भी +5 में है। तो इतने तरीके से डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल है। इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। यहाँ पे 5 और 1 6 ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस यहाँ 2 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे करो 2, ऑक्सीजन हो गई 8, ऑक्सीजन 5 और ये करो 3, तो हो गई 8। अब आता है हाइड्रोजन, कितना है 6, हाइड्रोजन है 6। इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो बस हम बता सकते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस एसिड है, कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरस एसिड है, जब आप उसको हीट करते हो तो ये फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड को हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.13, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के इंपॉर्टेंट सोर्स की लिस्ट बनानी है। तो सल्फर जो है वो नेटिव स्टेट में हमको मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.03 to 0.1%। कंबाइंड स्टेट में हमको सल्फर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट ओर्स। तो सल्फेट और में ये हमारा BaSO4 बेराइट कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम कहलाता है, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O ये हमारा एप्सम सॉल्ट कहलाता है। इन दी फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स में हमें जिंक सल्फाइड, ये जिंक ब्लेंड कहलाता है, PbS ये हमारा गैलेना कहलाता है, HgS ये हमारा सिल्वर कहलाता है, CuFeS2 ये हमारा कॉपर पायरेटिस कहलाता है। वोल्केनो इरप्शन में सल्फर जो है वो रिलीज होता है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि आपका एग हो गया, ऑनियन हो गया, मस्टर्ड हो गया, गार्लिक हो गया, इनमें भी सल्फर हमको मिलता है। तो ये हमारे सल्फर के इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.14 है, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट के हाइड्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है। तो ग्रुप 16 में कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं, तो ग्रुप 16 H2O होता है, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। तो इतने हाइड्राइड जो है वो ग्रुप 16 में होते हैं और हमको इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो जरा, हमारा कोई भी कंपाउंड जो है वो स्टेबल कब होता है, तो या तो उनके एटम जो हैं, एटम के बीच जो बॉन्ड बना है, अगर दोनों एटम हमारे कैसे हैं, स्मॉल हैं, तो हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर दोनों एटम बिग साइज के हैं तो भी कंपाउंड स्टेबल होता है। तो कंपाउंड में जो एटम होते हैं, अगर दोनों एटम स्मॉल हैं तो स्टेबल होगा, दोनों एटम बिग हैं तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर दो एटम में से एक एटम बिग साइज का है और दूसरा स्मॉल साइज का है, तो फिर ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन एटम तो सभी में सेम है। फिर साइज का ऑर्डर जो है वो ग्रुप 16 में OSCTO, तो साइज का ऑर्डर जो है वो ऐसे बढ़ रहा है।
हाइड्रोजन एटम हमारा कैसा है, स्मॉल साइज का है, तो ऑक्सीजन भी स्मॉल साइज का है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2S, फिर H2Se, फिर H2Te, फिर H2PO। तो थर्मल स्टेबिलिटी का हमारा ऑर्डर है, तो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर H2S की, फिर H2Se की, फिर H2Te, फिर H2PO। तो ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.15 है, व्हाई इज H2O अ लिक्विड एंड H2S अ गैस। तो H2O हमारा लिक्विड क्यों है और H2S हमारा गैस क्यों होता है। तो देखो जरा, अगर फिजिकल स्टेट हमारी सॉलिड है, इसका मतलब है पार्टिकल्स जो है एकदम पास 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 अरेंज हैं। अगर स्टेट हमारी लिक्विड है, इसका मतलब है पार्टिकल के बीच थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। और अगर फिजिकल स्टेट गैस है, इसका मतलब है पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा गैस हो गया। तो H2O लिक्विड है और H2S गैस है, इसका मतलब है कि H2O मॉलिक्यूल्स पास 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 अरेंज है एज कंपेयर टू H2S मॉलिक्यूल के। अब ऐसा कौन सा रीजन है जो H2O मॉलिक्यूल को पास 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 अरेंज किए हुए हैं जबकि H2S को अरेंज नहीं किए हुए हैं। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। तो H2O का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हमने ऐसा बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसा बनाया, तीसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसा बनाया, ऐसे हम मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे। अब चूंकि ये H2O मॉलिक्यूल हमारा पोलर नेचर का होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्रोजन भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, ये हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, ये हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच जो है वो अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है इसको हमने क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कारण H2O हमारा लिक्विड है और H2S हमारा गैस है। अब H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता है, तो देखो सर, हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। फोन आप ऐसे याद रख सकते हो। इनसे अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट है, डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो अगर इन एटम से हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जैसे कि HF, H2O, NH3 और भी बहुत सारे होते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3OH, ये अल्कोहल हो गया, ये CH3NH2, ये अमाइन हो गया। तो ऑक्सीजन से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट है तो फिर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि H2O और H2S में हमने कंपेयर कराया, तो ये लिक्विड है, ये गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू इसकी बॉइलिंग पॉइंट से। इसी प्रकार अगर हम HF एंड HCl में कंपेयर कराएं, तो HF लिक्विड होता है जबकि HCl हमारा गैस होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर हम NH3 और PH3 में कंपेयर कराएं, तो NH3 लिक्विड होता है, PH3 गैस होता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ऐसे हम कंपेयर करा सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि H2 लिक्विड स्टेट में होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2S गैस में होता है। क्यों? क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो जो हमारे नोबल मेटल होते हैं, तो नोबल मेटल की ऑक्सीजन से डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो मेटल होते हैं, इन मेटल की डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.17 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो C2H4 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा। तो देखो जरा, जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो या केवल कार्बन, हाइड्रोजन हो, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब बर्न होता है, तो CO2 एंड H2O ही बनेगा। इक्वेशन को कर लेंगे बैलेंस, कार्बन 2 है, कार्बन को कर लो 2, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन को कर लो 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन को कर लो 6। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी। अब चूंकि एल्यूमिनियम मेटल है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहां पे मेटल ऑक्साइड होगा Al2O3। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, एल्यूमिनियम 4 था तो इसको 2 कर देंगे और ये 6 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे वो कार्बन, हाइड्रोजन से बना हो या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हो, बर्निंग पे क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ही देगा। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लो जरा। जो आपका मीथेन है, ऑक्सीजन बर्न होगा तो CO2 H2O देगा। C4H10 ये ब्यूटेन है, ऑक्सीजन में बर्न होगा तो CO2 H2O देगा। C2H5OH एल्कोहल है, ऑक्सीजन बर्न होगा, क्या देगा, CO2 H2O देगा। ईथर है, CH3OCH3 ऑक्सीजन में बर्न होगा, क्या देगा, CO2 H2O देगा। इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया, आप कर लेना। और जो हमारे मेटल होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इक्वेशन बैलेंस नहीं किया है, आप कर लेना। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.18, व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है। तो देखो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और सामने वाली स्पीशीज तभी ऑक्सीडाइज होती है जब या तो वो ऑक्सीजन ले या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करे। तो ओजोन जो है वो हमारा इजिली डिकम्पोज हो जाता है, तो थोड़ी सी हीट पे ये ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब चूंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है, इस कारण ये सामने वाली स्पीशीज से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो चूंकि ओजोन हमारा इजिली ऑक्सीडाइज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही कारण है कि ओजोन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7.19 है, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो ओजोन का एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो जरा, जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है वो ओजोन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, KOH बनाएगा, O2 बनाएगा एंड आयोडीन बनाएगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो यहां पे 2 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। अब ये जो आयोडीन लिबरेटेड है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं, Na2S2O3, आयोडीन रिएक्ट कर रहा है तो ये बनेगा सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 प्लस NaI। तो ये सोडियम टेट्राथायोनेट बना एंड सोडियम आयोडाइड बना। तो
जो आयोडीन लिबरेट की थी वही आयोडीन जो है सोडियम थायोसल्फेट ने यूज कर ली, से सोडियम टेट्राथायोनाइड बना एंड सोडियम आयोडाइड बना। ऊपर की ये वाली रिएक्शन जो है वो बोरेट बफर में होती है, पीएच जो है वो 9.2 होता है। तो बस ओजोन ने कितनी आयोडीन रिलीज की, इस आयोडीन का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, से हमें सोडियम टेट्राथायोनाइड एंड सोडियम आयोडाइड मिलता है। तो देखो जरा इसकी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, तो ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो बस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, यही तो हमारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहलाता है। तो बस आयोडीन का वेट पता चल जाएगा, तो बस इसको ओजोन के इक्विवेलेंट से क्या करा देते हैं, इक्वेट करा देते हैं। तो ऐसे हम ओजोन को एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट। तो Fe+3 सॉल्ट में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है। तो देखो जरा Fe+3 है, मतलब आयरन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो SO2 का फिर क्या होगा, SO2 का ऑक्सीडेशन होगा और आयरन का रिडक्शन होगा, ठीक है, तभी हमारी रेडॉक्स इक्वेशन बनेगी। तो Fe+3 और SO2, तो इसका तो होना है रिडक्शन और इसका होना है ऑक्सीडेशन। तो चलिए आयरन का +3 सॉल्ट जो है वो हम ले लेते हैं। तो SO2 जो है वो H2 से कंबाइन होता है, तो H2SO4 बनता है और दो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो निकलती हैं। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो FeCl3 मान लीजिए ना सॉल्ट ले लिया, से कंबाइन होगी, क्या होगा FeCl2 बनेगा और क्या बनेगा HCl। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन से दो नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो गए, तो SO2 + 2FeCl3 + 2H2O, मतलब FeCl3 का एक सोल्यूशन हो गया, SO2 गैस में पास करा दूं, से बनेगा FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। SO2 जो है वो वाटर से कंबाइन करता है, तो H2SO4 देना है उसको और दो नेसेंट हाइड्रोजन। इक्वेशन को हमने कर लिया बैलेंस। अब ये जो दो नेसेंट हाइड्रोजन है वो आयरन का +3 वाला सॉल्ट हम ले लेते हैं, तो इस बार हम Fe2SO4 होल थ्राइस ले लेते हैं, फेरिक सल्फेट ले लेते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो ये FeSO4 बना देगा और H2SO4 बन जाएगा। इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे आयरन +3 से आयरन जो है वो +2 में चला गया और सल्फर जो +4 में था सल्फर यहाँ पे +6 में चला गया, ठीक है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन से दो नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल, SO2 + 2H2O + Fe2SO4 होल थ्राइस से बनेगा H2SO4 + FeSO4। H2SO4 कितने 2 और FeSO4 भी कितने 2, ठीक है ना। हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो SO2 है 2H2O जो का तो लिखा जाएगा, इसका आयन लिखा जाएगा, तो Fe+3 कितने हैं 2, ठीक है, ये दो हैं Fe+3 आयन, ये 4H पॉजिटिव + SO4 -2 + 2Fe+3। तो ये हमारी आयनिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे सल्फर का तो होगा ऑक्सीडेशन, सल्फर +4 से सल्फर +6 में कन्वर्ट हो गया और आयरन का होगा रिडक्शन, ये +3 से
+2 में कन्वर्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7.21 है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल, आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल। तो हमें SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को बताना है कि दोनों SO बॉन्ड जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो देखो जरा, अगर हम बात करते हैं SO2 की, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो वैलेंस शेल इसका थर्ड है, तो थर्ड एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के बैलेंस सेल में 2 तो लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 2 तो लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब इससे 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं। तो देखो जरा, ये ऑक्सीजन है, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन है, वैलेंस सेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सपोज कि ये हैं, तो ऐसे बॉन्ड बन गया। अब चूंकि ये तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के थ्रू ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि भाई इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, इससे क्यों नहीं बना? तो इससे बना देते हैं। तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये सल्फर है, ये लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन है, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो 2 स्ट्रक्चर बने हैं, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। इनके जो कैनोनिकल फॉर्म होंगे वो हम यहाँ बना देते हैं। ये सल्फर है, ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन में पार्शियल जो है वो डबल बॉन्ड है। तो इस सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 143 पिकोमीटर और इस सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है 143 पिकोमीटर। उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल के साथ साथ उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.22, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। तो SO2 की प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? तो देखो जरा, SO2 की प्रेजेंस को हम 2 तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो SO2 को हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में पास करें, या फिर SO2 को हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास करें। जब आप SO2 को एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में पास करते हो तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। और जब आप SO2 को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में पास करते हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। तो पहली केमिकल रिएक्शन है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन SO2 से करानी है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, एसिडिफाइड है तो H2SO4 हम ले लेते हैं और SO2 गैस पास करानी है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? तो देखो जरा, इसकी हम आपको स्टेप्स रिएक्शन जो है वो बता देते हैं। जो हमारा KMnO4 होता है वो एसिडिफाइड मतलब H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, K2SO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा, MnSO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा, 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये इसकी पहचान है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, पोटेशियम 2 पोटेशियम को कर लो 2, Mn हो गया 2, Mn को कर लो 2। ठीक है। अब SO4 कितने हो गए, ये 2 और ये 3, तो 3 है। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे कर लो 3। ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब ये जो SO2 है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन 5 यूज की गई तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे 5 लेना है, तो ये 5SO2 हो जाएगा, तो ये 5SO3 बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो SO3 बना है
वो ये जो वाटर है इस वाटर से कंबाइन होके क्या बनाता है, H2SO4 बनाएगा। अब यहाँ पे SO3 कितना है 5, तो हमें 5SO3 लेना है, तो H2O भी 5 चाहिए, सिर्फ 5H2SO4 बनेगा। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो भी कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखो जरा, 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, 5SO3 से 5SO3 कैंसिल, यहाँ पे 5H2O है और यहाँ पे 3H2O है, तो 2H2O जो है यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3H2SO4 है, यहाँ पे 5H2SO4 है, तो ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा 2। क्लियर है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे, 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O से बन रहा है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2SO4 कितना 2। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। तो KMnO4 का कलर होता है पर्पल, और जो हमारा MnSO4 बनता है ये कैसा होता है कलरलेस। तो जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब हम इसकी आयनिक इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। तो इसका आयन है MnO4 नेगेटिव, तो 2MnO4 नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पोटेशियम है यहाँ पोटेशियम है, तो जो कॉमन आयन होता है वो नहीं हम लिखते, प्लस SO2 कितने हैं 5, ठीक है, प्लस अब H2O क्यों लिखना पड़ेगा ये आपको बाद में बताएंगे। ये बना, यहां पे हमने पोटेशियम नहीं लिखा। अब चूंकि यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें SO4 आयन लिखना पड़ेगा। कितने SO2 है 5, तो देखो एक SO4 ये है, 2 SO4 ये है और 2 SO4 ये है, तो टोटल हो जाएंगे 5, प्लस पोटेशियम आयन दोनों में कॉमन था इसलिए हमने नहीं लिखा। अब आप कहोगे कि Mn इधर और इधर कॉमन है, लेकिन ये MnO4 ये परमैंगनेट आयन ये पूरा एक आयन कहलाता है, और यहाँ पे जो आयन बनेगा वो Mn आयन बनेगा, Mn+2, ठीक है। तो ये दोनों आयन अलग अलग हैं, प्लस अब क्या लिखा जाएगा। तो जो हमारी आयनिक इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 10 नेगेटिव ये है और 4 पॉजिटिव ये है, तो यहाँ पे 6 नेगेटिव बचे और यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं। तो भैया हमको चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा 4H पॉजिटिव लगाना होगा। एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4, 8 पॉजिटिव हो गए, ये 10 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव यहाँ बचेंगे, 2 नेगेटिव यहाँ बचेंगे। अब H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो H2O लगाएंगे कितने 2। तो ऐसे हमारी आयनिक इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है। फिर जो हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कहलाता है। एसिडिफाइड मतलब एक एसिड से रिएक्शन करानी है। आप H2SO4 की जगह HCl भी ले सकते हो, और SO2 गैस पास करानी है, तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 वो एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 से कंबाइन होगा, तो ये तो K2SO4 बनाएगा, ये Cr2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, ये H2O बनाएगा, और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये इसकी पहचान है, एसिडिक मीडियम में ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है। अब SO4 देख लेते हैं। SO4 यहाँ पे 3 and 1 4, तो यहाँ पे 4 H2SO4 कर देंगे। हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहाँ पे 4 H2O कर दो, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है बैलेंस। अब जो हमारा SO2 है ये नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा
SO3 बनाएगा। अब चूंकि नेसेंट ऑक्सीजन है 3, तो इसको 3 करोगे तो ये 3 SO2 लेना पड़ेगा, तो 3 SO3 बनेगा। अब ये जो हमारा SO3 है, ये जो वाटर है इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4। अब चूंकि SO3 3 बना था तो हमें 3 SO3 यूज करना है, तो 3 H2 यूज करने पड़ेंगे, तो 3 H2SO4 बनेंगे। ओवरऑल इक्वेशन हम लिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो SO3 से SO3 कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। 3 H2 ये है, 4 H2 ये है, तो यहाँ पे 1 H2 बचेगा, ठीक है। 4 H2SO4 ये है, 3 H2SO4 ये है, तो 1 H2SO4 यहाँ बचेगा। अब जो बचा वो लिखना है, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 से बना K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइड प्लस H2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो ये जो कलर होता है ये ऑरेंज होता है, और ये जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे Cr2O7 -2 में है, पोटेशियम +1 है, पोटेशियम +1 है, दोनों तरफ कॉमन है, इस कारण नहीं लिखा हमने। प्लस SO2 मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो रिएक्शन हो रही है, प्लस SO2 को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे SO4 आयन लेने पड़ेंगे, कितने, 3, ठीक है ना, प्लस क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे 2 क्रोमियम लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 क्रोमियम यहाँ पे है। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 6 नेगेटिव एंड 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव जो है वो लगा देते हैं, क्लियर है, तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन आयन जो है इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे, तो यहाँ पे H2 लगा देंगे, तो बस ऐसे हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.23 है, मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो H2SO4 का यूज जो है वो हमारा बहुत 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 ज्यादा होता है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पे हम H2SO4 का यूज ना करते हैं। इस कारण H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। तो किंग ऑफ एसिड हमारा H2SO4 कहलाता है। उसका रीजन ये है कि ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री H2SO4 का जितना ज्यादा कंजम्पशन करती है वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप होती है। तो H2SO4 के कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, दूसरा है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स एंड डाई स्टफ, फोर्थ है डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में, फिफ्थ है मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में, सिक्स है मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट में, सेवंथ है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो इसके बहुत 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 सारे यूज होते हैं, इस कारण हम H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्रीज लिख दो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, हर इंडस्ट्रीज में H2SO4 का यूज किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7.24 है, राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो हमारे कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम H2SO4 की यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारी कांटेक्ट प्रोसेस जो है वो क्या होती है। तो कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट SO2 होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके SO3 बनाता है। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। अब ये जो SO3 बना है ये H2SO4 में हम इसको पास करेंगे। ये हमारा 98% H2SO4 होता है। पास करते हैं SO3 को तो बनता है ओलियम, H2S2O7। H2 है, S2 हो गए, ऑक्सीजन 7 हो गए, तो ये बन गया हमारा ओलियम। और जब हम इस ओलियम में H2S2O7 में वाटर मिक्स कर देते हैं तो H2SO4 जो है वो बन जाता है।
और जब इस वॉल्यूम में हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो हमारा H2SO4 बन जाता है और ये हमारे डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बन जाता है। आप जितना पानी मिक्स करोगे उतने कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बन जाता है। तो अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो हमारी ये हैं और अगर हमारा SO3 का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो निश्चित तौर पे H2SO4 का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो SO3 का प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये ली चाटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं। तो ली चाटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू हम H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखो जरा, ली चाटेलियर प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर फैक्टर भी अफेक्ट करता है, वो कहता है कि प्रेशर का फैक्टर भी अफेक्ट करता है और कैटलिस्ट भी अफेक्ट करता है। तो देखो जरा, यहाँ पे SO2 ये गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और SO3 भी गैसियस स्टेट में है। अगर हम SO2 एंड ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो SO3 की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करना होगा? हाई करना होगा। किसका? रिएक्टेंट का। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। क्योंकि SO2 ऑक्सीजन से SO3 बना और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो डेल्टा H यहाँ पे कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो वहां पे लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो रिएक्शन होती है ये 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का रोल जो है वो इस रिएक्शन में क्या होगा? तो देखो जरा, यहाँ पे गैस के मोल कितने हैं? 3 और यहाँ पे गैस के मोल है 2। तो प्रेशर हाई करोगे तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जहां पे नंबर ऑफ गैस के मोल कम हो रहे हो, तो SO3 का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा अगर हम प्रेशर को रखते हैं हाई। तो प्रेशर तभी इफेक्टिव होता है जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो। सॉलिड और लिक्विड मीडियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर आती है कैटलिस्ट की बात। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर लें, यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं। पहले हम प्लेटिनम यूज करते थे, क्योंकि प्लेटिनम के यूज से H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी पड़ती है, इस कारण प्लेटिनम के स्थान पे हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करने लगे। और एक बार अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो फिर कैटलिस्ट का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे हम V2O5 यूज करते हैं, पहले हम प्लेटिनम यूज करते थे। तो ये हमारे फैक्टर हो गए जो H2SO4 के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.25 है, why is Ka2 is lesser than Ka1 for H2SO4 in water। तो Ka2 लेसर होता है Ka1 से, ऐसा क्यों? तो देखो जरा, H2SO4 जो है वो हमारा डाइबेसिक एसिड होता है। रीजन ये है कि ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है, इस कारण ये डाइबेसिक एसिड होता है। तो Ka1 ग्रेटर होता है Ka2 से, ऐसा क्यों? तो देखो जरा, जो हमारा H2SO4 है वो आप वाटर में डालोगे तो ये आयनाइज होगा, HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे Ka है, Ka1। अब K2 कैसे निकालोगे? जो आपका HSO4 है ये वाटर से कंबाइन होके बनाता है SO4-2 और H3O पॉजिटिव। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे Ka2 है। अब क्वेश्चन ये है कि Ka1 ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2। ये बहुत 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 ज्यादा होता है इससे। इसका रीजन सिंपल सा ये है, ये न्यूट्रल था, इससे हाइड्रोजन आयन निकला तो HSO4-1 आयन बना। अब HSO4-1 क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, अब इससे एक H पॉजिटिव निकलना है जो कि बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव H पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, यही कारण है कि Ka1 बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Ka2। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.26 है, कंसीडरिंग दी पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना है। तो देखो जरा, जो हमारा फ्लोरीन है, जो हमारा क्लोरीन है, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की बहुत 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 ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। यही कारण है कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोरीन से बहुत 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 ज्यादा है, जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में होता क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर में दूसरे को ऑक्सीडाइज करना होता, खुद को रिड्यूस होना होता है। तो देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अभी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो फ्लोरीन का ले लेते हैं, फ्लोरीन F2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब बॉन्ड इनका डिसोसिएट होगा तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो लगेगी, तो F बनेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो F नेगेटिव बनेगा। फिर हाइड्रेशन एनर्जी, तो डेल्टा H हाइड्रेशन का, तो F नेगेटिव। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस फिजिकल स्टेट में होता है। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये एक्वस है। क्लोरीन की बात करें, Cl2 हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ये Cl बनेगा, ये गैस होगा, ये भी गैस है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये Cl नेगेटिव होगा लेकिन गैसियस फॉर्म में होगा। फिर हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये Cl नेगेटिव एक्वस होगा। तो देखो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये कहां चला गया? -1 में। तो मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन, 0 से -1 में चला गया, मतलब यहां भी हो गया रिडक्शन। तो इनका रिडक्शन हुआ तो दूसरे स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसी कारण ये F2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना। जैसे कि ट्रेवल एजेंट का मतलब होता है कि सामने वाले की टिकट बुक कर देना, सामने वाले के लिए होटल बुक कर देना। पॉलिसी एजेंट का मतलब होता है कि सामने वाले की पॉलिसी कर देना। तो एजेंट का मतलब है कि सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि सामने वाले को रिड्यूस करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.27, गिव 2 एग्जांपल टू शोस द एनामरस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है? एनामरस बिहेवियर जो है वो बताने हैं। तो पहला है, फ्लोरीन जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। जबकि जो दूसरे हेलोजन एलिमेंट होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, वो -1 के साथ +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जबकि अदर जो एलिमेंट होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। HF जो है वो हमारा वीक एसिड होता है, जबकि HCl, HBr, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फिर हमारा फोर्थ डिफरेंस है, फ्लोरीन जो है वो केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस कारण इसकी कोवेलेंसी 1 होती है, जबकि अदर हेलोजन एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो उनकी कोवेलेंसी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 7 हो सकती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आयोडीन की कोवेलेंसी ICl में 1 है, ICl3 कोवेलेंसी 3 है, IF5 कोवेलेंसी 5 है, IF7 कोवेलेंसी 7 है। तो आयोडीन की कोवेलेंसी यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7.28, C is a greatest source of some halogens comment। तो हमारे जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं, तो सी वाटर में जो हेलोजन एलिमेंट हमको मिलते हैं वो हमें मिलते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हैलाइड्स।
तो जो हमारे हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स में आपका क्या आ जाता है, क्लोराइड्स आ जाता है, ब्रोमाइड्स आ जाता है एंड आयोडाइड्स आ जाता है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है वो हमें सी वाटर में बहुत सारे अमाउंट में मिलता है। तो सी वाटर में 2.5% जो है वो NaCl मिलता है, मतलब सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये हैलाइड्स जो है वो किस किस मेटल के हो सकते हैं, वो सोडियम मेटल का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, मैग्नीशियम मेटल का हो सकता है। तो इन मेटल के हैलाइड्स जो है वो सी वाटर में बहुत सारे अमाउंट में मिलता है। तो इन एलिमेंट के हैलाइड्स जो है वो सी वाटर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर सी वीड्स की अगर हम बात करें तो सी वीड्स में 0.5% जो है वो आयोडीन होती है। ठीक है। जो चाइली साल्ट पीटर होता है उसमें 0.2% जो होती है वो आयोडीन होती है इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडेट। तो सोडियम आयोडेट के फॉर्म में आयोडीन हमको 0.2% मिलती है, किसमें, चिली साल्ट पीटर में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.29 है, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का हमें ब्लीचिंग एक्शन जो है वो बताना है। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन जो है वो नेसेंट टॉक्सिन की वजह से होता है। जो क्लोरीन होता है हमारा वो H2O के साथ कंबाइन होकर क्या देता है, HCl देता है और एक नेसेंट टॉक्सिन देता है। ये जो नेसेंट टॉक्सिन है ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। तो जो आपका कलर्ड सब्सटेंस है ये नेसेंट टॉक्सिन्स को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन हो गया। और ये ब्लीचिंग एक्शन जो है वो परमानेंट होता है, मतलब एक बार कलर उड़ गया तो फिर वो रीअपीयर नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होता है। तो चूंकि क्लोरीन जो है वो मॉइस्चर मतलब वाटर से कंबाइन होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन ही कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। और ये ब्लीचिंग एक्शन जो है वो परमानेंट होता है। इसका कलर जो है वो सब्सटेंस का दोबारा वापस नहीं आता है। कलर दोबारा वापस कब आता है, जब हमारा ब्लीचिंग एक्शन कैसा हो, टेम्पररी हो और वो नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा किया जाए। फॉर एग्जांपल जो हमारा SO2 होता है वो H2O से कंबाइन होके H2SO4 बनाता है और 2 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। तो कलर्ड सब्सटेंस जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन से कैसे हो जाते हैं, ये कलरलेस हो जाते हैं। और ये ब्लीचिंग एक्शन जो है वो टेम्पररी होता है, मतलब थोड़ी देर बाद कलर जो है वो रिस्टोर हो जाता है, पुनः वापस आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.30 है, नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। तो देखो जरा, हमारी पहली गैस जो है वो है फॉस्जीन गैस। फॉर्मूला होता है COCl2। अब ये बनती कैसे है, तो ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसका ऑक्सीडेशन होता है एयर में। तो एयर में क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीडाइज होके COCl2 बनाता है और HCl देता है। इक्वेशन को करेंगे हम बैलेंस, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है टीयर गैस का। ये होता है हमारा CCl3NO2। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इसका फॉर्मेशन भी क्लोरोफॉर्म से होता है। CHCl3 जब इसको HNO3 से रिएक्ट कराया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनता है CCl3NO2 और बनता है हमारा H2O। तो ये हमारी कहलाती टीयर गैस। और थर्ड है हमारी मस्टर्ड गैस।
अब ये मस्टर्ड गैस जो है वो बनती कैसे है? तो जो हमारे एथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड से कराते हैं। तो होता ये है CH2Cl CH2 बॉन्ड S बॉन्ड CH2 CH2Cl, ये हमारी कहलाती है मस्टर्ड गैस। और क्या बनता है? सल्फर बनता है। तो ये हमारी मस्टर्ड गैस कहलाती है। तो ये तीन गैस जो है, फॉस्फीन गैस, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन जो है वो क्लोरीन के थ्रू होता है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब फॉस्फीन गैस, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। ये जो पॉइजनस गैसें हैं इनका प्रिपरेशन हम क्लोरीन गैस के थ्रू करते हैं। अब आप कहोगे कि क्लोरीन तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, तो भैया ये जो क्लोरोफॉर्म है ये बनता कैसे है? मीथेन के क्लोरीनेशन से ही तो बनता है। तो CHCl3 और HCl, है ना। तो मीथेन के क्लोरीनेशन से जो है वो क्लोरोफॉर्म बनता है। इक्वेशन को कर लो बैलेंस, तो यहाँ पे 3HCl कर लो क्योंकि हाइड्रोजन 4th है, और क्लोरीन हो गई 6, तो यहाँ पे 3 कर लो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.31 है, व्हाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन आयोडीन? तो इसका रीजन देख लो। आयोडीन हमारा हैलोजन एलिमेंट है और ICl जो है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो जो हमारा हैलोजन्स होते हैं वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे XX बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब दो डिफरेंट हैलोजन से बने कंपाउंड, जैसे कि ICl हो गया, ICl3 हो गया, IF7 हो गया, BrCl3 हो गया, BrF हो गया। तो ये जो हमारे कंपाउंड है मतलब यहाँ पे XX डैश बॉन्ड होगा, दो डिफरेंट हैलोजन के बीच बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड कैसा होता है? ये वीकर होता है। उसका रीजन सिंपल सा है, अगर दो एलिमेंट के बीच अगर बॉन्ड बना है, अगर उनके साइज जो है वो कैसे हैं? सेम है। और इनके साइज कैसे हैं? एक बिग साइज का होगा, एक स्मॉल साइज का होगा। तो जब साइज अगर सेम होते हैं तो उनके बीच बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज के एटम कनेक्ट होते हैं, तो वो बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है। यही रीजन है कि आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ICl। क्यों? क्योंकि ICl जो है ये बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, जबकि आयोडीन का बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इस कारण आयोडीन लेस रिएक्टिव है ICl से। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.32 है, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस? तो डाइविंग एपरेटस में हम हीलियम गैस का यूज क्यों करते हैं? तो जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सिलेंडर में अगर नॉर्मल एयर ले गए तो नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है और नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। तो रेस्पिरेशन में एयर जो है वो इनहेल किया गया तो ऑक्सीजन का तो यूज हो जाता है, नाइट्रोजन जो है वो हाई प्रेशर पे ये भी ब्लड में डिसॉल्व होगी। अब अंदर प्रेशर हाई है, इस कारण नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई। जब वो स्कूबा डाइवर बाहर निकलता है तो डिसॉल्व नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड से बाहर निकलती है तो बहुत दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए उसके सिलेंडर में हम क्या कर देते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो हीलियम का फिल कर देते हैं। तो फिर हमारा कॉम्पोजिशन जो है वो इस तरीके से हो जाता है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो 56.2%, जो हमारा ऑक्सीजन है वो 32.1% और जो हमारा हीलियम है वो 11.7%।
तो हीलियम ने क्या किया, नाइट्रोजन को डाइल्यूट कर दिया। और हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कैसी होती है, बहुत 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 कम होती है। इस कारण स्कूबा डाइवर के सिलेंडर में हम इस कॉम्पोजिशन की एयर को फिल करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.33 है, बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन XeF6 प्लस H2 से XeO2F2 प्लस HF। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो जरा, जीनोन यहाँ 1 है, जीनोन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको कर लेते हैं अपन 2। हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन को कर लो 4। फ्लोरीन हो गया 6, फ्लोरीन यहाँ पे हो गया 6। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.34, व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। तो रेडॉन की स्टडी जो है वो डिफिकल्ट क्यों होती है। तो देखो जरा, जो हमारा रेडॉन होता है उसका सिंबल जो है वो Rn होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। और हमको पता है कि जो भी एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो 82 से अबव होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो रेडियोएक्टिव होते हैं। तो रेडॉन भी हमारा कैसा होगा, रेडियोएक्टिव होगा। अब चूंकि अगर ये रेडियो एक्टिव है तो ये कंटिन्यूअस जो है वो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के रेडिएशन के कारण ये क्या होता है, कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेट होता है। अब चूंकि नेचर में इसका एग्जिस्टेंस होता है बहुत कम, इस कारण ये बहुत महंगा मिलता है। अब महंगा भी है और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत छोटी है। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, कितनी है, 3.82 डेज। अब मान लीजिए जैसे तैसे हमने इसको 10 ग्राम जो है वो लिया, 10 ग्राम मार्केट से खरीद लिया, तो महंगा होने के कारण और इसकी हाफ लाइफ छोटी होने के कारण इसकी हाफ लाइफ 3.82 डेज है। मतलब इतने दिन बाद जो है ये 5 ग्राम बचेगा और अगले 3.82 डेज बाद ये 2.5 ग्राम बचेगा। क्यों, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा को रेडिएट करके डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो है वो बड़ी डेंजरस होती हैं, इसकी हाफ लाइफ कम है और इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इस कारण रेडॉन की स्टडी जो है वो डिफिकल्ट है। तो ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन 7.21 से 7.34 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।